आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस फैसिलिटी में स्वागत है। हम आवर्त सारणी टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसके हमने पिछले 2 वीडियो अपलोड भी कर दिए। उन वीडियो में हमने देखा कि आवर्त सारणी को कितने वर्गों में बांटा गया है, कितने आवर्तों में बांटा गया है, कितने ब्लॉकों में बांटा गया है, कहाँ पे किस किस ब्लॉक की कहाँ पे आवर्त सारणी में स्थिति है। फिर उसके बाद हमने प्रभावी नाभिकीय आवेश देखा, परिरक्षण प्रभाव देखा, उन पे पूछे गए क्वेश्चंस देखे, स्लेटर फॉर्मूला देखा। उसके बाद हमने त्रिज्या डिस्कस की, परमाणु त्रिज्या में सहसंयोजक त्रिज्या क्या है, धात्विक त्रिज्या क्या है, वान डेर वाल त्रिज्या क्या है, आयनिक त्रिज्या क्या है, इनका क्या क्रम होता है, जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। उस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन भी देखे। और फिर हमने लेंथेनाइट संकुचन का प्रभाव देखा कि किस प्रकार 4D श्रेणी और 5D श्रेणी का आकार इक्वल होता है। अब हम आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल, जिसको आईपी भी बोलते हैं, आयनिक ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी आईई से लिखते हैं। क्या होती है ये, आइए समझते हैं। किसी उदासीन विलगित गैस या परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को पृथक या मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहलाती है। देखो क्या है, कोई उदासीन विलगित गैस या परमाणु लिया, उसके बाहर आउटर सेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी अपन को एनर्जी लगानी पड़ेगी वो उसका आईपी हो गया, आयनन विभव हो गया। और एनर्जी, ये प्रक्रिया कौन सी हो गई, ऊष्माशोषी, क्योंकि हमें बाहर से ऊर्जा लगानी पड़ रही है इसलिए ऊष्माशोषी हो गई। और ये बार बार पूछा जाता है कि कोई एटम दे देगा, उसकी 3 क्रमागत आईपी पूछेगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी चुका है। तो किसी परमाणु की 3 क्रमागत आईपी आयनन ऊर्जा क्या होगी, पहली सबसे कम होगी, फिर दूसरी उससे ज़्यादा होगी, तीसरी सबसे ज़्यादा होगी, ऐसे बढ़ती जाएगी। आकार की बात करें तो आयनन ऊर्जा या आयनन विभव आकार का उल्टा चलता है, यानी आकार के व्युत्क्रमानुपाती है। कोई एटम का आकार बड़ा है तो उसकी आईपी कम होगी, और यदि साइज छोटा है तो उसकी आईपी ज़्यादा होगी। जैसे इधर देखो, ये हमने एक आवर्त सारणी का रफ स्ट्रक्चर बना रखा है कि आवर्त सारणी में लेफ़्ट टू राइट, यानी आवर्त में जब साइज कम होता है तो आईपी बढ़ जाती है। और ऐसे वर्ग में बात करें टॉप टू बॉटम में आवर्त सारणी के, तो नीचे से ऊपर जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है, तो परमाणु का आकार बढ़ेगा तो आयनन विभव उसका कम हो जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट इसका आईपी का क्रम पूछ लेता है कि एसपीडीएफ में क्या क्रम होगा। जो आईपी का क्रम होता है वही विभेदन क्षमता का क्रम होगा। तो क्या होगा, एस ब्लॉक की एस की सबसे ज़्यादा होगी, फिर पी की होगी, फिर डी की होगी, फिर एफ की होगी। अब नोट में देखना कि अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व अपेक्षाकृत अधिक होता है। जिनका स्थायित्व अधिक है तो उनकी आईपी भी अधिक होगी। जैसे बात करते हैं कि अक्रिय गैसों की, अक्रिय गैसों का आवर्त फुल भरा हुआ होता है, यानी स्थायित्व पूर्ण पूरित है वो, तो उनकी आईपी अधिक होगी। लिख रखा है एक आवर्त में अक्रिय गैसों की आयनन ऊर्जा आई सर्वाधिक होती है, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या कक्षक पूर्ण पूरित व स्थायी होता है। जैसे बात करें ये लिथियम से फ्लोरीन तक अलग है, फिर ये इसका नियोन का स्थायी हो गया। अब इस पे क्वेश्चन पूछा गया है पिछली बार भी और आगे भी पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना क्रम को। से लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन ऐसे दे रखा है। तो देखो इसमें होना तो ये चाहिए था कि लिथियम से लेकर नियोन तक रेगुलर बढ़ता हुआ होना चाहिए था, लेकिन बेरिलियम का ज़्यादा हो रहा है बोरोन से। कारण ये नीचे लिखा हुआ है। ऐसे नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इसका लास्ट का आउटर सेल का
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आ रहा है 2s2 2p3, यानी p उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जा सकते हैं, जबकि इसमें भरे कितने हैं 3 भरे हुए हैं, तो ये अर्धपूरित हो गया। तो और हमने पढ़ा भी है कि अर्धपूरित हो या पूर्ण पूरित हो उनका स्थायित्व अधिक होता है, इस वजह से हो रहा है। तो इसका ये क्रम हो जाएगा, कई बार एग्जाम में पूछता है। ऐसे ही मैग्नीशियम से आर्गन तक की बात करें तो क्रम कहाँ डिफरेंट होगा, मैग्नीशियम का ज़्यादा हो जाएगा एल्यूमिनियम से विभेदन क्षमता के कारण। ऐसे ही फास्फोरस का सल्फर से अधिक हो जाएगा, अर्धपूरित है, और आर्गन का सबसे ज़्यादा है, क्योंकि पूर्ण पूरित है। ऐसे ही बात करें कि क्षार के धातुओं की आईपी सबसे कम होगी और अक्रिय धातुओं की आईपी अधिक होगी, क्योंकि अक्रिय धातु का अष्टक पूरा होता है। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, 8, 18 ऐसे चलेंगे, तो आईपी मैक्सिमम होगी। साइज का हमने देख ही लिया था। अब इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक किसी तत्व एम की 3 आईपी दे रखी है। आईपी फर्स्ट 5 इलेक्ट्रोवोल्ट, आईपी सेकंड 10 इलेक्ट्रोवोल्ट, आईपी थर्ड 40 इलेक्ट्रोवोल्ट है, तो इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा। तो देखो, कोई भी ऑक्साइड कौन बनाएगी, मेटल ही बनाती है, और मेटल +2 हो गया और ऑक्सीजन पे -2 है ही, 2 से 2 कट गया तो MO आ जाएगा। और हमने यहाँ लिख भी रखा है कि ऑक्साइड पे -2 चार्ज है, पेरोक्साइड पे भी -2 चार्ज है, लेकिन ये किस पेयर में है, O2 के फॉर्म में हो गया, यानी 2 एटम है इसमें, और एक एटम पे बात करें तो -1 आवेश आ गया। अब सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे बात करते हैं। देखो, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, अधात्विक गुण बढ़ेगा, अधात्विक गुण बढ़ रहा है तो धात्विक गुण कम हो जाएगा। ऐसे ही टॉप टू बॉटम की बात करें तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो आईपी डाउन होगी, और साइज के साथ ही धात्विक गुण बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपचायक गुण पे। वे पदार्थ जो दूसरों का अपचयन करते हैं तथा स्वयं का ऑक्सीकरण करते हैं। नोट में देखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है, तो लिथियम। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा है, फ्लोरीन। अब बात करते हैं विद्युत ऋणता पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN से लिखते हैं इसको। इससे एक क्वेश्चन फिक्स्ड है, पूछता ही पूछता है। क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसी तत्व के द्वारा साजित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता विद्युत ऋणता कहलाती है। जैसे साजित इलेक्ट्रॉन युग्म की बात करें कि 2 एटम है A और B, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके एक इलेक्ट्रॉन युग्म बना लिया, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन युग्म को जो भी एटम अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, और आकर्षित करने की जो क्षमता है वही विद्युत ऋणता कहलाएगी। जैसे B एटम आकर्षित कर रहा है तो इस पर माइनस चार्ज आ गया, A एटम नहीं कर पा रहा तो इस पर प्लस चार्ज आ गया, तो B एटम की ज़्यादा हो जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A एटम से। आप ऐसे समझो कि 2 दोस्त हैं, 5-5 रुपये मिला के उन्होंने 10 रुपये का बिस्किट ख़रीदा, दोनों ने साझा किया, 5-5 रुपये मिलाए बराबर 10 रुपये का बिस्किट ख़रीद लिया। अब उस 10 रुपये के बिस्कुट को जो भी दोस्त खा लेगा पूरा, वो ज़्यादा पावरफुल होगा, अर्थात उसकी ज़्यादा विद्युत ऋणता होगी। तो ऐसे समझो इसको। अब नोट में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी केवल बंधित परमाणु का गुण है, एकल परमाणु पे ये लागू नहीं होता है। तो लागू नहीं हो रहा एकल परमाणु या विलगित परमाणु पर, तो इसकी EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 आ गई, 0 हो गई, और बंधित परमाणु पे लागू होगा, इसी का गुण है। कई बार पूछ लेता है यह अवधारणा किसने दी, तो पोलिंग नामक वैज्ञानिक ने अवधारणा दी थी। अब पहला आवर्त और दूसरा आवर्त के तत्व हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको याद रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि इस पे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी बन सकती है। हमने पढ़ा कि अक्रिय गैसों की
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शून्य होती है। देख लो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, सबकी 0 0 आ गई। अब लिथियम की 1 आ गई, बेरिलियम की 1.5 आ गई, बोरोन की 2 आ गई, कार्बन की 2.5 आ गई, नाइट्रोजन की 3 आ गई, ऑक्सीजन की 3.5 आ गई, फ्लोरीन की 4 आ गई। तो सबसे अधिक विद्युतरणीय तत्व कौन सा हो गया? फ्लोरीन 4। ऐसे ही बात करें, सोडियम की 0.9 आ गई, मैग्नीशियम की 1.2 आ गई, एल्यूमिनियम की 1.5 आ गई, सिलिकॉन की 1.8 आ गई, फास्फोरस की 2.1 आ गई, सल्फर की 2.5 आ गई, क्लोरीन की 3 आ गई। ऐसे हाइड्रोजन की बात करें तो 2.1, कार्बन की हमने बता दिया 2.5, आयोडीन की 2.5, Br की 2.8। अब देखते हैं आवर्त सारणी में कैसे ये इसका इफेक्ट है। देखो, साइज के उल्टा चलती है। साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, और जब साइज घटेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं आवर्त सारणी में लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या होगा। लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो साइज कम होता है आवर्त सारणी में, तो साइज कम हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। ऐसे ही टॉप टू बॉटम आएंगे तो साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। देखो कैसे हो रहा है। जैसे पहले ही वर्ग में मैं बात करूँ कि सीजियम सबसे नीचे आ रहा है, तो सीजियम का साइज सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है इसलिए इसकी आईपी सबसे कम है। आईपी सबसे कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाएगी। और हमने पढ़ा कि अगर ये गैसें बंध नहीं बनाती, अतः इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शून्य होती है। और जो En इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो साजित परमाणु का ही गुण है, तो ये बंद ही नहीं बना रही है, तो इसका 0 ही होना ही है। अब जो विद्युत ऋणता है वो समानुपाती होते हैं धनायन पर आवेश की मात्रा की। जैसे बात करता हूँ मैं, Fe+2 एटम का आकार बड़ा होगा Fe+3 एटम से, ये साइज हो गया। और फिर विद्युत ऋणता की बात करूँ तो ये एटम पर कितना चार्ज है उस पर निर्भर करती है, कितना पॉजिटिव चार्ज है। तो Fe+2 से बड़ा होगा Fe+3, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी S लक्षण के समानुपाती होता है। जैसे देखो, बात करते हैं एल्केन, एल्काइन की। फॉर्मूला सबको पता ही है इसका क्या है। संकरण की बात करते हैं इनमें, तो एल्केन में sp3, एल्कीन में sp2, एल्काइन में sp। S लक्षण की बात करते हैं, एल्कीन में S लक्षण 25%, एल्कीन में 33%, एल्काइन में 50%। तो जिसमें ज़्यादा S लक्षण होगा वो उसकी उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो सबसे ज़्यादा X लक्षण किस में आ रहा है? एल्काइन में। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्काइन की, फिर एल्कीन की, फिर एल्केन की। अब बात करते हैं मूलिकन स्केल की। मूलिकन स्केल या ये फॉर्मूला कह दें कि विद्युत ऋणता ज्ञात करने के लिए इसने एक फॉर्मूला दिया था। क्या था फॉर्मूला? कि आयनिक ऊर्जा प्लस इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा, इनका जोड़ के आधा कर दें तो विद्युत ऋणता मिल जाएगी। अब देखो ये जर्नल पॉइंट। सामान्यतः सूत्र लिखते समय कम En वाला तत्व पहले लिखा जाता है। जैसे बात करूँ मैं, इधर Cl2O की, यानी क्लोरीन की विद्युत ऋणता कम है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, और कम वाला पहले लिखा जाएगा। अभी हमने देखा भी था, इधर क्लोरीन की 3 थी, ऑक्सीजन की 3.5 थी, तो पहले क्लोरीन लिखेंगे उसके बाद में ऑक्सीजन लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? Cl2O। कभी भी ऐसा नहीं बनेगा कि OCl2 लिख दिया, क्योंकि हमेशा कम विद्युतरणीय परमाणु को पहले लिखते हैं
और अधिक वाले को बाद में लिखते हैं। जैसे देखो, बात करते हैं NaCl की। NaCl में Cl की 3 हो गई, सोडियम की 0.9 हो गई, तो पहले सोडियम लिखा जाएगा फिर Cl लिखा जाएगा, तो NaCl। ऐसे ही HCl की बात करें, हाइड्रोजन की 2.1, Cl की 3, तो पहले H फिर Cl लिखा जाएगा। अब बात करते हैं बंध सामर्थ्य का क्रम। बंध सामर्थ्य समानुपाती होता है डेल En। डेल En का मतलब क्या होगा कि दो एटम की विद्युत ऋणताओं में अंतर के समानुपाती हो गया। जैसे मैं बात करता हूँ, इसका क्रम देखते हैं। हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन की 2.1 है, फ्लोरीन की 4 होगी, क्लोरीन की 3 होगी, ब्रोमीन की 2.8 होगी, आयोडीन की 2.5 होगी। अब इनमें अंतर देखो, जहाँ सबसे ज़्यादा अंतर होगा वो सबसे ज़्यादा उसकी बंध सामर्थ्य होगी, या कह दें कि विद्युत ऋणता में डिफरेंस ज़्यादा होगा। यहाँ देखो, HF में डिफरेंस आ रहा है 1.9 का, HCl में आ रहा है 0.9 का, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में 0.7 का आ रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड में 0.4 का आ रहा है। तो क्रम क्या हो जाएगा इसका बंध सामर्थ्य का? हाइड्रोजन फ्लोराइड, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड। अब बात करते हैं कि प्रतिशत आयनिक लक्षण क्या है, सहसंयोजक आयनिक लक्षण क्या है। देखो, प्रतिशत आयनिक लक्षण हेनी स्मिथ ने दिया था। क्या फॉर्मूला है? डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। प्रतिशत आयनिक लक्षण बराबर 16 माइनस एक्स बी प्लस 3.5 इंटू XA माइनस XB का होल स्क्वायर। XA क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम, XB लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम। क्वेश्चन देखना, सोडियम फ्लोराइड में प्रतिशत आयनिक लक्षण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें सोडियम और फ्लोरीन की विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद होनी चाहिए। सोडियम की 0.9 है, फ्लोरीन की 4 होगी। अब फॉर्मूले में रखा, XA की जगह पे 4 रख दिया, XB की जगह पे 0.9 रख दिया। इसको सोल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आई 83.23। अब सहसंयोजक लक्षण पूछ रहा है। आयनिक लक्षण तो अपने पास ही आ गया। सहसंयोजक लक्षण की बात करें तो 100 में से आयनिक लक्षण घटा देंगे तो सहसंयोजक लक्षण आ जाएंगे। तो आयनिक लक्षण अपना 83.23 आया था, इसको 100 में से घटाया तो 16.77 आ गया। ये सहसंयोजक लक्षण हो गया। तो कई बार इसका AN का यूज भी पूछ लेता है कि आयनिक लक्षण सहसंयोजी लक्षण ज्ञात करने के लिए यूज हो गया। एक बंध लंबाई, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि विषमद्वीप परमाणु अणु की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए, जो हमने पहले पढ़ाई था ये फॉर्मूला। अब कुछ नोट के इम्पोर्टेंट बिंदुओं पे बात करते हैं कि धातुओं के ऑक्साइड क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। धातु ऑक्साइड की मैं बात करूं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन जल से करवाएंगे तो MgOH का होल 2 आ जाएगा, यानी क्षारकीय ऑक्साइड होगी। ऐसे ही सोडियम ऑक्साइड की रिएक्शन जल से करवाएंगे तो NaOH बन गया। NaOH क्या है? क्षारकीय प्रकृति का ही है। ऐसे ही बात करूँ दूसरा कि सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो अधातुओं के ऑक्साइड की बात करूँ मैं, तो अधातुओं के ऑक्साइड जैसे कार्बन अधातु है, ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई CO2 हो गया। ऐसे ही अधातु क्लोरीन अधातु ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई Cl2O7 आ गया। अब इनकी ऑक्साइड की प्रकृति ज्ञात करने के लिए जल से रिएक्शन करवाई। जब जल से रिएक्शन करवाई CO2 की तो H2O3 आ गया। ऐसे ही इसकी कराई HClO4 आ गया। ये कौन सी प्रकृति होगी? इसकी अम्लीय प्रकृति होगी। यानी हम कह सकते हैं कि अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है। अब इसका रफ डायग्राम देखते हैं आवर्त सारणी के हिसाब से कि लेफ़्ट टू राइट चलते हैं।
तो आकार घटता है, आकार घटेगा तो विद्युत ऋणता बढ़ेगी। ठीक है। लेफ़्ट साइड में धातुएं हैं एस ब्लॉक में और राइट साइड में पी ब्लॉक है, तो उसमें अधातुएं हैं। अब धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय है, वो बढ़ेगी लेफ़्ट साइड में। ऐसे अधातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय है, राइट साइड में वो बढ़ेगी। कह सकते हैं कि अधातुओं की ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति बढ़ती है राइट साइड में, और लेफ़्ट साइड में क्षार ऑक्साइड की क्षारकीय प्रकृति बढ़ती है। ऐसे ही हम बात करें कि वर्ग में क्या होगा, टॉप से बॉटम आएंगे। टॉप से बॉटम आएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ता है, आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो अम्लीय प्रकृति कम हो जाएगी, और साइज बढ़ रहा है तो क्षारकीय प्रकृति बढ़ जाएगी। अब ये दो नोट में जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो ये कि उभयधर्मी ऑक्साइड और दूसरा उदासीन ऑक्साइड। क्वेश्चन दे देगा कि निम्न में से उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है, कौन सा नहीं है। ऐसे ही निम्न में से कौन सा उदासीन ऑक्साइड है या उदासीन ऑक्साइड नहीं है, तो यह आपको याद रखना पड़ेगा। पहला टॉपिक बिंदु पे बात करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। Sb एंटीमनी हो गया, Be बेरिलियम हो गया, Pb प्लम्बम सीसा हो गया, Zn जिंक हो गया, Al एल्यूमिनियम हो गया, Sn टिन हो गया, Ga गैल्यूमिनियम हो गया। इन धातुओं के जो ऑक्साइड होंगे वो उभयधर्मी प्रकृति के होंगे। जबकि बात करता हूँ मैं दूसरा उदासीन ऑक्साइड, जैसे N2O नाइट्रोजन ऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, फिर H2 हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो ये सब क्या है, उदासीन ऑक्साइड है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा या इलेक्ट्रॉन बंधुता। इंग्लिश में बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है देखिए। किसी विलगित गैस या उदासीन परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा कहलाती है। जबकि आयनन वियोग में ये था कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे वहाँ से, वो ऊर्जा आयनन वियोग कहला रही थी। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए जो ऊर्जा दे रहे हैं बाहर से, वो इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा होगी। तो ये प्रोसेस इसमें क्या होगा, ऊष्मा शेपी होगा, यानी एनर्जी रिलीज होगी, बाहर आएगी एनर्जी। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होता, केवल फर्स्ट साइकिल में ही एनर्जी बाहर आती है, हर में नहीं आती। इसमें परमाणु ऋणायन में बदलता है। जैसे देखिए कि एक हमने उदासीन एटम लिया A, एक इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ा, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते ही ये A माइनस हो गया, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या आ जाएगी, ΔH नेगेटिव। लेकिन अब सेकंड राउंड में बात करेंगे तो A माइनस पहले से ही नेगेटिव एटम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो A माइनस 2 हो जाएगा। अब इसकी जो एनर्जी होगी वो पॉजिटिव आ जाएगी, ΔH पॉजिटिव आ जाएगी। ऐसे ही A2 लिया, फिर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा, A3 में कन्वर्ट हो गया तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगी। अतः हम कह सकते हैं कि सेकंड इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा धनात्मक होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण होने लग जाता है। दूसरा पॉइंट देखें, किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को जोड़ने की क्षमता इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। अब आवर्त सारणी में इसका रफ डायग्राम देखते हैं। जैसे लेफ़्ट टू राइट की बात करें, साइज कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है। टॉप टू बॉटम की बात करें, साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो जाएगी। जैसे यहाँ दे रखा है कि
इलेक्ट्रॉन बंधुता है जेड इफेक्ट के समानुपाती होगी, साइज और शिल्डिंग इफेक्ट के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। नोट में देखना, अर्धपूरित व पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों में इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा का मान सामान्यतः धनात्मक होता है। अक्रिय गैसों के लिए बात करें तो पॉजिटिव होगा, कारण क्योंकि पूर्ण पूरित कक्षों का स्थायित्व अधिक होता है और अक्रिय गैसों में पूर्ण पूरित कक्षा की हैं। और अक्रिय गैसों के लिए फिर इस क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ये देखो, अक्रिय गैसों के लिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन बंधुता दोनों ही जीरो होती है। अब बात करें जैसे नाइट्रोजन में प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी पॉजिटिव होगी, क्योंकि नाइट्रोजन का जो विन्यास है वो अर्धपूरित है। ऐसे ही बेरिलियम का बात करें तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो पूर्ण पूरित है, यानी NS2 विन्यास पूर्ण पूरित हो गया, तो इसके फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा भी पॉजिटिव ही होगी। अब ये नोट का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता कौन से तत्व की है, तो किसकी है, क्लोरीन की। अब देखते हैं हैलोजन में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का क्रम। सबसे ज़्यादा क्लोरीन की है, फिर फ्लोरीन की है, फिर ब्रोमीन की है, फिर आयोडीन की है। ये क्रम है, याद रखना इसको। फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा क्यों नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन का आकार छोटा होने के कारण आने वाले इलेक्ट्रॉन पर आंतरिक कोशों के इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण अधिक प्रभावी होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्लोरीन की तुलना में कम हो जाती है। ठीक इसी प्रकार ऑक्सीजन व सल्फर की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ऑक्सीजन से अधिक होगी, तो इसका भी याद रखना। सीधा क्वेश्चन पूछता है कि हैलोजन में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का क्रम बताओ, तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। दूसरा इम्पोर्टेंट, बंध ऊर्जा का क्रम पूछता है, तो बंध ऊर्जा क्या हो जाएगी, क्लोरीन, फिर ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड, सबसे ज़्यादा क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर फ्लोरीन की, फिर आयोडीन की। ऐसा क्यों हो रहा है कि फ्लोरीन की कम क्यों हो रही है, क्योंकि फ्लोरीन का ये स्ट्रक्चर देखो, इधर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर प्रतिकर्षण के कारण इसकी बंध ऊर्जा कम हो जाएगी। भाई सीधी बात है, लोग आपस में लड़ेंगे तो उनकी पावर कम हो जाएगी। ऐसे फ्लोरीन के 2 एटम के लोन पेयर को बीच प्रतिकर्षण है, तो इसकी बंध ऊर्जा कम हो जाएगी। सामान्यतः सेकंड आवर्त के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता थर्ड आवर्त के तत्वों से कम होती है। इस प्रकार हमारी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट है। अब देखते हैं अभी इसमें किस प्रकार साइज के साथ जेड इफेक्टिव घटता बढ़ता है, आईपी घटती बढ़ती है, या ईएन घट रही है, कैसे बढ़ रही है, इन सब का एक शॉर्ट डायग्राम देखते हैं। और फिर इसके बाद में आज तक यूनिट फर्स्ट से लैब असिस्टेंट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर डिस्कस करते हैं। देखिए, ये एक ही लाइन में हमने लिखा है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बार बार ये ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, कौन क्या बढ़ेगा, कौन क्या कैसे घटेगा। देखो, ये जनरल चीज़ें याद रखो, जब साइज बढ़ रही है तो शिल्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। अब क्या व्युत्क्रमानुपाती चल रहा है वो ध्यान रखो, जेड इफेक्टिव व्युत्क्रमानुपाती चलता है साइज की, आईपी आयनन वो भी व्युत्क्रमानुपाती चलता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी व्युत्क्रमानुपाती चलती है, और इलेक्ट्रॉन बंधुता भी व्युत्क्रमानुपाती चलती है। अब बात करते हैं आवर्त सारणी में। जैसे लेफ़्ट टू राइट की बात करें तो साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। साइज कम होगा तो बढ़ेगा क्या क्या, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, आईपी बढ़ेगी, विद्युत ऋणता बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगी और धात्विक गुण बढ़ेंगे। ये 5 चीज़ें बढ़ रही हैं जब आवर्त सारणी में लेफ़्ट टू राइट चल रहे हैं। अभी वर्ग में बात करते हैं, टॉप से बॉटम आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, तब क्या क्या होगा। ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है,
क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हर बार में एक कोस ऐड होता जा रहा है। जैसे KLMN ऐसे जाएंगे नीचे तो हर बार एक कोस ऐड हो रहा है, जिसके कारण एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज हो रहा है तो शिल्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आंतरिक कोश बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण कम होता जाएगा। भाई लोग दूर दूर रहेंगे तो कम टकराएंगे, कम प्रतिकर्षण होगा। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन में जब साइज बड़ा हो गया तो आंतरिक कोश और बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी बढ़ गई तो कम प्रतिकर्षित होंगे, कम टकराएंगे एक दूसरे से, और धात्विक गुण भी बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आएंगे तब। अब देखते हैं लेविस स्टैंड में पिछले साल या आज तक लेविस स्टैंड में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 2016 में पूछा गया लेविस स्टैंड के एग्ज़ाम में, क्वांटम नंबर से पूछा गया। क्या क्वेश्चन है? निम्न में से क्वांटम संख्याओं का कौन सा सेट अनुमत नहीं है? अनुमत नहीं होने का मतलब 4 में से कौन सा गलत है। देखो 4 ऑप्शन एक बार। सब में n यानी मुख्य क्वांटम संख्या की वैल्यू 3 दे रखी है, ठीक है। फिर l की बात करते हैं। l की वैल्यू दे रखी है 1 1 2 ऐसे दे रखी है। फिर m पे बात करते हैं। देखो ऑप्शन ए में l बराबर 1 है तो m की वैल्यू क्या होगी? हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि m l पे निर्भर करती है। किस प्रकार निर्भर करती है? कि m का मान -l से +l तक होता है। तो m का वैल्यू क्या क्या हो सकता था यहाँ? -1 0 +1, लेकिन m का वैल्यू +3 दे रखा है तो ये अनुमत नहीं होगा। चलिए ऑप्शन बी को चेक करते हैं। l की वैल्यू 1 दे रखा है तो m की वैल्यू क्या होगी? -1 0 और +1, तो इसमें +1 दे रखा है, हो सकता है। ऑप्शन सी में 0 दे रखी है, हो सकता है। ऑप्शन डी में बात करें l बराबर 2 है तो m की वैल्यू क्या होगी? -2 -1 0 +1 +2, -2 दे रखा है, इसका मतलब ये भी सही है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। दूसरा क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त निम्नलिखित में से किसको व्यक्त करता है? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त को कौन बताती है? मुख्य क्वांटम संख्या ही बताती है। हमने इस टॉपिक के शुरुआत में भी देखा था, आवर्त सारणी का जनरल इंट्रोडक्शन में भी। ये इधर n बराबर 1 प्रथम आवर्त, n बराबर 2 दूसरा आवर्त, तो ये मुख्य क्वांटम संख्या आवर्त को बता रही है। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सा विन्यास सर्वाधिक विद्युत ऋणी परमाणु का है? अब हमें पता है कि सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है? फ्लोरीन, जिसकी विद्युत ऋणता 4 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? NH2 NP5, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे ही 2018 में एक क्वेश्चन और पूछा गया कि 5 तत्व दे दिया, उनकी विद्युत ऋणता का बढ़ता क्रम बताओ। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि लगभग जो पहला आवर्त दूसरे आवर्त के तत्वों की विद्युत ऋणता याद रख लो, पूछता है। फिर भी याद नहीं है तब इस क्वेश्चन में हम जनरल मेथड से भी जा सकते हैं। देखो हमें पता है कि सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी तत्व फ्लोरीन है, तो 2 ऑप्शन तो हमारे वैसे ही कट गए, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी कट गया। अब ऑप्शन और सी और डी में बात करते हैं। दोनों में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी फ्लोरीन ही दे रखा है, जो सही है। फिर उसके बाद में बात करते हैं फ्लोरीन के जस्ट बाद में सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? क्लोरीन, ए ऑक्सीजन आता है 3.5। तीसरे पे आएगा क्लोरीन। तो कम से कम पहले 3 विद्युत ऋणी तत्व ऐसे याद रखो जिनके सबसे ज़्यादा है, जैसे फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन, तो उससे भी क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि दे रखा है तत्वों कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर के परमाणु आकार का सही क्रम क्या है? हमने पहले भी बताया था कि इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, नाइट्रोजन ऐसे बढ़ता जाएगा आवर्त में, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा वाला तत्व
कौन सा हो जाएगा, क्लोरीन है, वो भी हमने पढ़ा है। अगला क्वेश्चन क्या हो गया कि किसी परमाणु के दो क्रमिक आयनिक व्यूहों के मान में वृद्धि निम्न में से किस वृद्धि के कारण होती है? तो प्रभावी नाभिक या आवेश के कारण होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रकार हमारी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हुई। तो आप सभी लोग इसको अच्छे से देखना और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। यूनिट फर्स्ट में हमने ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो इस वीडियो में कवर नहीं हुआ हो। सिलेबस के अकॉर्डिंग, पिछले एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग हमने हर चीज़ कवर की है। इस यूनिट में जितना पढ़ा है वो सफिशिएंट है, इससे बाहर एग्ज़ाम में कुछ नहीं आने वाला। हम ईमानदारी से मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज़ अच्छे से वीडियो को देखो, समझो। कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछो। और PDF प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ हम PDF डालते हैं, वहाँ से आप देख भी सकते हो। और हर एक चीज़ नोट्स की मैं समझा रहा हूँ, और इसका प्रिंट आउट निकला के अपने पास रख लो ताकि पढ़ने में आसानी रहेगी। इसी प्रकार आगे भी हमारी वीडियो आते रहेंगे। मैं इस चैनल पे पूरा लैब असिस्टेंट का जो पेपर सेकंड है, साइंस का सिलेबस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पूरा सिलेबस कराया जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि जॉब के साथ थोड़ा वीडियो बनाना मुश्किल है, तो वीडियो आगे पीछे हो जाए, लेकिन आप ये मान के चलो कि आपकी एग्ज़ाम से पहले साइंस फैसिलिटी चैनल पे आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी बेस्ट कंटेंट। पूरे यूट्यूब पे इससे अच्छा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। बहुत बारीकी से पिछले 2-3 सालों के पेपर एनालिसिस करके, अच्छे से नोट्स बना के फिर वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक फैलाएं ताकि हमारी फैमिली बढ़े। सो थैंक यू।